You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. ये एक दो क्वेश्चन डाउट में आए हैं, पर इनको डिस्कस कर लिया जाए। ये मॉड्यूल के हैं या लीप के? पहला वाला मॉडल का है। Just a second. ये तो क्वेश्चन है। देखो, एसी में एक टर्म होता है स्किन इफेक्ट। ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कहीं कहीं मेन थ्योरी में नहीं मिलेंगे, लेकिन नॉलेज क्लाउड और इस तरह से जो समरी टेबल होता है उसमें कहीं देखोगे तो ये सब मिलते हैं। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एसी की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है, एसी जो है अगर हमारा एक सॉलिड वायर है तो उसके सरफेस से ज़्यादा फ्लो करता है। ऐसा कुछ रीजन है, मेरे को एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा होता है।
अब ये जो क्वेश्चन नंबर ये जो है, the two cables of copper are equal lengths, one of them has a single wire of area of cross section A while the other has 10 wires of cross section area A by 10. तो एक तरीके से देखा जाए तो ज्यादा सरफेस एरिया जो 10 वायर्स का कॉम्बिनेशन है उसमें हमको मिलेगा। सिंगल वायर वाला जो थिक वायर अगर होगा तो उसमें हमको सरफेस एरिया कम मिलेगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा एसी के फ्लो में उतना ही ज्यादा मदद होगा। कि एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बोल के वो एक सिलिंड्रिकल वायर से सरफेस पर ज्यादा फ्लो करता है। तो गिवन देयर सुटेबिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टिंग एसी एंड डीसी, तो डीसी में रेजिस्टेंस की जो बात आती है, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस होगा, रो एल बाई ए। तो डीसी में हमारा स्किन इफेक्ट का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि उसका रिलेशन फ्रीक्वेंसी से। एग्जैक्ट रीजन मेरे को याद नहीं आ रहा, मॉड्यूल में कहीं ना कहीं है ये चीज। तो डीसी के लिए थिक वायर हमारे लिए प्रेफरेबल होगा, और एसी के लिए 3 वायर्स का कॉम्बिनेशन ये हमारे लिए सुटेबल होगा। कि मुझे चीजें याद रहती हैं और हमने रियल लाइफ से बहुत सारी चीजों को सीखा है। हम लोग के घर में आज से 30 साल 35 साल पहले हम लोग का घर बना था। उस समय जो वायर आते थे इलेक्ट्रिक के, उसमें एक ऐसा ये जैकेट होता था और 3 मोटे मोटे वायर होते थे। 3, इनके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती थी, ये 3 वायर होते थे मोटे मोटे ऐसे। अभी भी तुम पुराने कोई भी घर में जाओगे बहुत पुराना, तो इस तरह का वायर तुमको देखने मिल जाएगा। मेरे पूरे घर में ऐसा ही लगा हुआ है। अब जाके तुम कोई भी दुकान पर जाओ और कितना भी मोटा वायर उसको बोलो कि वायर चाहिए, तो देखो कि बहुत सारे पतले पतले वायर का कॉम्बिनेशन इस तरह का गुच्छा 3 mm का वायर होता है, 1.5 mm का वायर होता है, 6 mm का वायर होता है। जैसे 3 mm का वायर जो होता है मतलब उसकी डायमीटर की थिकनेस 3 mm है। ये जनरली एसी के काम आता है। तो 3 mm का वायर हो 6 mm का वायर हो, उसमें नंबर ऑफ वायर्स का बढ़ जाएगा, लेकिन वायर पतले पतले ही होंगे। ऐसा नहीं हो कि उसमें मोटे मोटे 3 वायर ऐसे लगा दिए। इवन जो हम लोग को सप्लाई ट्रांसफार्मर से आता है उसमें 3 मोटे मोटे वायर होते हैं और इनमें प्लास्टिक का जैकेट लगा होता है, लेकिन ये वायर में भी पतले पतले वायर को टर्न किया हुआ रहता है। ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है उनको हम ध्यान में रखेंगे तो हमको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और इसका रीजन जैसे मैंने कहा स्किन इफेक्ट, बट स्किन इफेक्ट एग्जैक्टली क्या है और कैसे वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सरफेस से पास करने के लिए करता है, उसका एक रीजन है इंडक्टेंस, एक्सेल का वैल्यू ज्यादा हो जाता है, कुछ ऐसा है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, मॉड्यूल में है आपके। तो वहां से ये क्वेश्चन है, सिंगल स्टैंड फॉर डीसी और मल्टीपल फॉर एसी। सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए इसका। यही आंसर है। हाँ सर। तो ये तुम डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अब कोई भी एसी वायर या फिर कोई भी तुम मार्केट में वायर खरीदने जाओगे तो वो ऐसा ही वायर देंगे, मल्टीपल उसमें ब्रांचेस होती है, ब्रश जैसा होता है। पहले आज से 30 साल 35 साल पहले वैसे वायर होते ही नहीं थे। पहले के वायर बिल्कुल ऐसे 3 कॉपर का मोटा मोटा एक दूसरे में ऐसा लपेटा हुआ या फिर लपेटा नहीं हुआ भी, इस तरह के जैकेट के अंदर ऐसे 3 वायर होते थे और ये काफी थिक होते थे। 1200 एम्पियर तक का मतलब 1200 वोल्ट तक का वोल्टेज ये बियर कर सकते थे, लेकिन इनका रेजिस्टेंस बहुत मतलब ये बहुत ज्यादा अपोजिशन कॉज करते हैं एसी के लिए। तो इनको हटा के अब वो सब स्टैंडर्ड में आने लगा, अब ऐसा वायर दिखेगा भी नहीं। और ये द रेशियो ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द बैंडविड्थ
ऑफ अ गिवन एलसीआर सर्किट इज, हमने कल बताया था ओमेगा नॉट डिवाइड बाई डेल्टा ओमेगा, ये तो इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, और ये हमारा ओमेगा एल अपॉन आर या फिर 1/ωCR, इस तरीके से ये होता है। The ratio of resonant angular frequency and bandwidth of a given LCR circuit is inversely proportional to angular frequency of AC, directly proportional to angular frequency of AC, independent of angular frequency of AC, directly proportional to a square of angular frequency of AC. The ratio of resonant angular frequency and bandwidth of a given series LCR circuit. इस बैंडविड्थ का मतलब यही होता है कि वो जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पर करंट, हाफ पावर करंट मतलब आई नॉट बाई रूट टू जिस ओमेगा के लिए होता है, उनके बीच के गैप को बोलते हैं बैंडविड्थ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अगर हम ओमेगा को 2πf रख दे तो इसको यूज करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आ जाएगा, इसको यूज करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आ जाएगा। कहना क्या चाहता है? इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। क्या दिया है इसका आंसर 20 वाले का? क्योंकि थर्ड ईयर इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। इंडिपेंडेंट, ये बोलना बड़ा अजीब है। जिस चीज का रेशियो ले रहे हैं उस, ये ओमेगा नॉट लिखा तो ये भी तो ओमेगा नॉट ही होगा उस इंस्टेंट पर। उसी की प्रोपोर्शनलिटी में कैसे हम आंसर कर सकते हैं? थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऑड लग रहा है मुझे, मेरे को सेंस नहीं समझ आ रहा है। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो, तो रेशियो हमको कोई दूसरी क्वांटिटी के टर्म्स में आना चाहिए ना। अब कह रहा है कि रेशियो ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ ऑफ अ गिवन एलसीआर सर्किट, मतलब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा ओमेगा नॉट है, बैंडविड्थ हमारा डेल्टा ओमेगा है, तो ये तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, और क्वालिटी फैक्टर हम रेजोनेंस कंडीशन पर ही निकालते हैं। तो अगर हम ओमेगा एल बाई आर करें तो इसमें ओमेगा ओमेगा नॉट के ही बराबर हो जाएगा ना यार। और अगर हम इसको एक्स सी बाई आर यानी 1/ωCR, तो ओमेगा नॉट सी आर ऐसा हो जाएगा। अब किसको हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे? ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, ये मेरे को जच नहीं रहा क्वेश्चन, ये एब्सर्ड है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी दे दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी दे दिया, इंडिपेंडेंट भी दे दिया, ये क्या चल रहा है? ये वो रेशियो में ऑलरेडी है, तो इसका डिपेंडेंसी हम किसी और क्वांटिटी के साथ कैसे देख सकते हैं? मेरे को ये सही नहीं लग रहा है, ये कुछ गड़बड़ क्वेश्चन है। मेरे को चेक करना पड़ेगा, अगर कुछ और सेंस करता हो, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ तो अलग बात है, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों। जिस क्वांटिटी को हम रेशियो में ले रहे हैं उस क्वांटिटी में प्रोपोर्शनलिटी क्यों आएगी? जबकि वो ऐसा जब आ रहा है तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी आंसर सही हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी आंसर सही हो जाएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? क्यों इंडिपेंडेंट? जब वो दोनों फॉर्मूले सही हैं तो इंडिपेंडेंट कैसे होगा? क्वालिटी फैक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो नहीं हो सकता ना, कैसे होगा? ये पूरा, अब ये ओमेगा नॉट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, आई मीन ये जो ओमेगा नॉट है इसको एक पूरी इंटिटी की तरह देखें। ये हमारा है रेशियो, अब ये क्या है इसके अंदर छोड़ दो, ये रेशियो है। अब ये रेशियो का वैल्यू है ओमेगा नॉट एल बाई आर और 1/ωCR, तो ये इसको देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, इसको देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये तो दोनों आंसर फिर सही होने लगेंगे। फिर इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब क्या हुआ? दो आंसर, और ये अजीब सा मेरे को लग रहा है, ये हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको। वहाँ गिवन एलसीआर दिया है, मतलब
वो जो ओमेगा है वो फिक्स्ड हुआ ना 1/√LC, तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता ओमेगा नॉट। क्या वैसे क्या क्या फिर सोच से बोला? सकते क्या? क्या क्या फिर से? मतलब अगर वो गिवन LCR सर्किट दिया है तो फिर ओके, उसमें ओमेगा नॉट की वैल्यू सेम ही होगी, मतलब कांस्टेंट होगी 1/√LC। अच्छा, अगर मान लो ओमेगा नॉट को भी पुट कर देते हैं 1/√LC, ऐसा। और L/R एक में डाल दिया और एक में ये डाल दिया, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ, तब बोला जा सकता है। बात तो सही कर रहे हो। एक्चुअली जो हमारा ओमेगा नॉट होता है किसी भी एलसीआर सर्किट के लिए, वो रूट एलसी होता है। अगर हम इस ओमेगा नॉट को, जैसे क्वालिटी फैक्टर ये है हमारा, इसके जो भी ओमेगा नॉट को 1/√LC से रिप्लेस कर दे, तब जो हमारा बात आएगा वो क्या आएगा? डेल्टा ओमेगा। नहीं, सही बात है, अग्रीड। ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा ओमेगा। तो ये हमारा ओमेगा L/R हो या ओमेगा CR हो, दोनों में भी सेम ही रिजल्ट आएगा। क्या आएगा देखो, जैसे हम लिख रहे हैं ओमेगा L/R, तो ये ओमेगा एक्चुअली ओमेगा नॉट है। ओमेगा नॉट को 1/√LC डालेंगे, ऊपर में एक L है और ये R है, तो L कैंसिल आउट होगा और 1/R L/C, यही क्वांटिटी आएगी और उसमें ओमेगा का टर्म हट जाएगा। अगर ओमेगा CR को भी अगर करेंगे ना तो यही आएगा 1/√LC, और RC अगर करें तो ये C कैंसिल आउट होकर C जाएगा और ये L ऊपर जाएगा, तो फिर से यही क्वांटिटी आ जाएगी। तो हाँ, इसमें ओमेगा का टर्म नहीं है तो बिल्कुल बोला जा सकता है। क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला ये नोट कर लो, सही बात है। ये पिछले दिन जो डिस्कशन हुआ था ना, यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले लिखे थे हमने क्वालिटी फैक्टर के, यहाँ पर इसी के साथ एक और फॉर्मूला ऐड कर लो, 1/√L/C, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। मेरे को याद आ रहा है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन में ये पहले भी आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखो। और अभी इसी चीज को टारगेट कर रहा था, एक्चुअली हम नहीं समझ पाए। सही है, क्वेश्चन सही है। आई बात समझ में? जहां तक हम लोग जाकर रुक रहे थे, एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाना था। ओमेगा नॉट को भी 1/√LC से रिप्लेस करना था, क्योंकि गिवन LCR सर्किट के लिए L और C तो फिक्स्ड होंगे ना, तो ओमेगा नॉट तो फिक्स हो गया ना उसके लिए। बात सही है, बढ़िया। थर्ड ऑप्शन। सीरीज वाला LRC सर्किट में कहीं कोई और कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्योंकि अब कुछ ट्रांसफार्मर है थोड़ा सा बताने का, और कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पैरेलल सर्किट्स कैसे डील करना है। पैरेलल सर्किट को रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। पैरेलल सर्किट में भी रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, ये सारी बातें हम देख सकते हैं। सीरीज सर्किट में कोई इशू है, और पैरेलल सर्किट ऑप्शनल है, जिन बच्चों को नहीं समझना वो स्किप कर सकते हैं। पैरेलल सर्किट्स देखो, पैरेलल में भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं पहले सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है, तीनों भी एक साथ ले सकते थे, लेकिन दो को अगर लेके समझे तो बात समझ में आएगी। एसी से कनेक्टेड एक रजिस्टर और एक इंडक्टर हमने लिया है। ऐसा भी हो सकता था कि ऊपर वाले ब्रांच में
हम एक R और C ले लेते, नीचे वाले में एक L और R ले लेते, दो दो एलिमेंट ले लेते, तीन तीन एलिमेंट ले लेते। बढ़ाने के लिए हम कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं, बट वो काम अपने को नहीं करना है। जैसे मैंने कहा, तुम लोग को बस एक आइडिया डेवलप होना चाहिए कि अगर आया तो ऐसा कर लेंगे, करने के लिए आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो गलती से आया तो हमको ऐसा नहीं कि सर पैरेलल सर्किट तो हमको करना ही नहीं आता, ऐसा वाला बात नहीं होना चाहिए। तो जैसे सीरीज सर्किट में हमने आपको बताया था कि करंट सब में सेम होता है, उसी तरह से पैरेलल सर्किट का वोल्टेज सबका सेम होता है। तो सबसे पहले बिना झिझक के हम सप्लाई वोल्टेज को ही रेफरेंस लेंगे। और जब ये सप्लाइड वोल्टेज है तो इसके क्रॉस भी वही वोल्टेज ड्रॉप है, इसके क्रॉस भी वही वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसमें करंट का कोई फर्क नहीं है, I1 या IR जो भी लिख लो। इसमें जो करंट होगा I1 उसको हम बहुत आसानी से V0/R साइन ओमेगा टी, और फेज डिफरेंस चूंकि 0 होता है, प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें जो करंट होगा उसको थोड़ा ध्यान से लिखना है। I2 क्या होगा, तो I2 हो जाएगा V0/XL, रेजिस्टेंस की जगह रिएक्टेंस। साइन ओमेगा टी तो एज इट इज आएगा ही आएगा, लेकिन अब हमको ध्यान से समझना पड़ेगा कि इंडक्टर में करंट लैग बिहाइंड होता है, वोल्टेज लीड करता है। तो करंट को अगर लैग बिहाइंड करना हो तो -π/2 डालना पड़ेगा। ये हो गए I1 और I2, और यहां से ये दोनों का कॉम्बिनेशन निकला होगा, तो I = I1 + I2 है। ये अलजेब्रिक सम, लेकिन एक्चुअली साइनोसॉइडल फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है π/2 का। तो अगर थोड़ा सा फेजर से इसको ऐड करें, क्योंकि हमने इसी दिन के लिए फेजर पढ़ा था, तो हमको बेसिकली कोई भी सर्किट में करना क्या होता है, करंट वोल्टेज रिलेशनशिप, इम्पीडेंस, फेज एंगल, यही तो करना है। तो वो सभी कर रहे हैं हम लोग। अब करंट, नेट करंट का, ये जो नेट करंट है इसका कुछ एक पीक वैल्यू होगा, साइन ओमेगा टी होगा, और प्लस माइनस कुछ फाई होगा। बस I0 और फाई निकालना है। तो अगर हम इन दोनों टर्म को ऐड करें, I1 और I2 को, तो I1 क्या है, V0/R। हमने चूंकि इस जनरली इस लाइन को हम साइन ओमेगा टी रेफरेंस लेते हैं, तो V0/R को इधर ही लेना पड़ेगा। ये हमारा V0/R, और ये जो V0/XL है ये -π/2 है, मतलब नीचे की तरफ। और याद रखना करंट इसी के अलॉन्ग है, ये हमारा करंट इसी के रेफरेंस साइन ओमेगा, सॉरी वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज V0 इसी के अलॉन्ग है। तो इन दोनों का, ये हमारा VR है और ये सॉरी ये हमारा IR है और ये हमारा IL है। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये हो गया नेट करंट। नेट करंट क्या होगा, तो √/V0/R का स्क्वायर प्लस V0/XL का स्क्वायर। और अगर इसको V0 को बाहर निकाल लिया जाए तो V0 और रूट के अंदर हो जाएगा 1/R का स्क्वायर प्लस 1/XL का स्क्वायर। और ये हमारा पीक वैल्यू है I0, ये हमारा I0 है। अभी भी हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिख पाए हैं, अब फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, V0 डिवाइड बाई 1/√1/R स्क्वायर प्लस 1/XL स्क्वायर। ये जो टर्म आ रहा है यही है हमारा Z। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्चुअली हमारा डीसी सर्किट्स में क्या होता था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर हमसे सीधे पूछा जाता कि R इक्विवेलेंट क्या है, तो 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही करेंगे और क्या। ये अलजेब्रिक सम होता था क्योंकि साइन फंक्शन नहीं था। अभी भी अलजेब्रिक सम है लेकिन साइन फंक्शन है और फेज π/2 का फर्क होता है, इसलिए स्क्वायर करके ऐड करना पड़ता है। लेकिन ये रेसिप्रोकल को ही स्क्वायर कर रहे हैं, तो रिलेट किया जा सकता है। सीरीज में डायरेक्ट सम हुआ था, स्क्वायर ही हुआ था, लेकिन डायरेक्ट सम हुआ था। पैरेलल में रेसिप्रोकल। और यहाँ भी हमने सिर्फ इंडक्टर लिया है,
अगर कैपेसिटर भी ले लेते तो 1/XL माइनस 1/XC का टर्म आता है। मतलब एक जनरल टर्म, पहले यहाँ तक बात समझ आ रही है जो हमने किया है, यही पर पहले क्रॉस क्वेश्चन कर लो, नहीं तो इसके आगे हम बोलते चले जाएंगे। हमने जो अभी तक किया वो समझ में आया। पैरेलल सर्किट में हमने वोल्टेज को रेफरेंस लिया, दोनों ब्रांचेस में करंट निकाले और दोनों को सम किया। साइन फंक्शन फेजर से ऐड होता है इसलिए फेजर बनाया, और नेट करंट जो होगा यही हमारा वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप बताएगा। ये जो एंगल है ये वाला, दिस इज आवर फेज एंगल, ये फाई है। तो tan ऑफ फाई अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IL अपॉन IR। IL क्या है, V0 अपॉन XL, V0 अपॉन R, यानी कि tan ऑफ फाई इज इक्वल टू R अपॉन XL। और नीचे की तरफ आया है यानी कि वोल्टेज से पीछे चलेगा, माइनस करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स R बाई XL। तो हमको अगर चाहे सॉल्व करना तो हम कोई भी पैरेलल सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंगल एलिमेंट से कैसे अप्रोच करना है पहले ये समझ आ गया। अगर डेटा लेके करेंगे तो ये टर्म बहुत बड़े बड़े चले जाएंगे और एक्सप्रेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आरएमएस वैल्यू पूछेगा, पीक वैल्यू पूछेगा, आरएमएस करंट पूछ देगा, एम्पिडेंस पूछ देगा, यही सब पूछेगा। एकदम से करंट का इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन क्या होगा, नो वन इज गोइंग टू आस्क। तो ये जो हमने, ये हमारा पीक ऑफ वैल्यू ऑफ करंट है, जो सप्लाई करंट है उसका पीक वैल्यू है। ये जो टर्म आ रहा है V0 डिनोमिनेटर में, ये जो टर्म है ये जेड है, इम्पीडेंस। अगर तुम इसको रियलाइज कर पा रहे हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर पैरेलल सर्किट्स वन बाई जेड इज इक्वल टू 1/R का स्क्वायर प्लस 1/XL माइनस 1/XC का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इम्पीडेंस। जेड का वैल्यू निकालना होगा तो 1 बाई कर देंगे, लेकिन हमने जानबूझ के 1/Z लिखा है ताकि ये थोड़ा सा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 वाला जैसा टर्म दिखे। अब इसमें भी रेजोनेंस होता है। हमने तो यहाँ पर वोल्टेज से करंट निकाला। अगर हमको डायरेक्ट तीनों एलिमेंट दे दिए जाते और हमसे पूछा जाता कि सर्किट में करंट कितना है, तो सीधे से ये 1/Z का वैल्यू है। मतलब I0 अगर निकालना हो, कुछ इस तरह का सर्किट ले लो, तो तीनों एलिमेंट हो, L हो, R हो, C हो और ये सप्लाई। जैसा मैंने 2 के लिए किया है, यहाँ पर तीसरा टर्म भी तुम लिख ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। V0/XC और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस बाई ये ऊपर चला जाएगा। तो माइनस वाला टर्म कैसे आता है ये साफ समझा जा सकता है। मान लो इस तरह का कभी एक सर्किट आ गया L, R एंड C और सप्लाई हमको दे दिया गया V0 साइन ओमेगा टी, और हमसे पूछा गया कि पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये जो करंट सप्लाई है ये कितना होगा। तो I0 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा V0/Z, यानी कि V0 और 1/Z का वैल्यू है दिस, तो 1/R का स्क्वायर प्लस 1/XL माइनस 1/XC।
का स्क्वायर। अब देखो, रेजोनेंस कंडीशन सीरीज सर्किट में मैक्सिमम करंट देता था, यहाँ पर वो मिनिमम करंट देगा। इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। पैरेलल सर्किट को बोला जाता है रिजेक्टर सर्किट। दिस सर्किट इज नोन एज रिजेक्टर सर्किट। जिस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग रेजोनेंस होगा, उस सर्किट को, उस फ्रीक्वेंसी को हमको लेना नहीं है। फिल्टर सर्किट होते हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। ये तुम लोग मतलब इंजीनियरिंग के बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं ये सब चीज को। लो पास फिल्टर क्या होता है, हाई पास फिल्टर क्या होता है। जैसे लो पास फिल्टर का मतलब है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर सिग्नल का होगा तो वो जाने देगा, और उससे अगर ज्यादा होगा तो ब्लॉक कर देगा। हाई पास फिल्टर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो जाने देगा, उससे कम होगा तो ब्लॉक कर देगा। और एक होता है बैंड पास फिल्टर, मतलब इससे इसके बीच में अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो ही जाने देगा, अदरवाइज जाने ही नहीं देगा। तो ये जो पैरेलल सर्किट है, ये उसी तरह के सर्किट्स में काम आता है। हमको किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को लेना ही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये रेजोनेंस कंडीशन हो जाएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट मिनिमम होगा। क्योंकि करंट के एक्सप्रेशन में तुम देखोगे एक टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, और ये जो स्क्वायर का टर्म है इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। दिस हैज अ मिनिमम वैल्यू 0। अदरवाइज ये हमेशा स्क्वायर है तो प्लस कुछ बड़ा ही वैल्यू लेगा, और जब v0 से मल्टीप्लाई होगा तो करंट का वैल्यू ज्यादा होगा। लेकिन जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब एक्सएल और एक्सी, कंडीशन वही है, जब बराबर हो जाएंगे, अगेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा 1/रूट एल सी के बराबर होगा, और इस फ्रीक्वेंसी पर ये टर्म 0 हो जाएगा और करंट मिनिमम हो जाएगा। और ये चूंकि करंट मिनिमम हो गया तो इसको छोड़ देंगे, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पिक नहीं करना है। इसके अलावा कोई और करंट होगा तो ज्यादा करंट होगा उसको पिक कर लेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट कम हो जाएगा, तो हमको कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हटाना है, तो यहाँ पर ये सर्किट यूज हो जाएगा। इसलिए इसको रिजेक्टर सर्किट बोला जाता है। इसका उल्टा होता है सीरीज एलसीआर, जिसमें हमको किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पिक करना है, रेडियो स्टेशन सुनने वाला एग्जांपल जो बताया था। और यहाँ पर उसका उल्टा काम है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हटाना है, तो वहां पर हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अगर मान लो ये सारा इंफॉर्मेशन ज्ञान ताक पर रख दो, तो एक जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो, सेम होता है। पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला इंपिडेंस का ये होता है, और अगर वोल्टेज दिया जाए तो करंट, और करंट दिया जाए तो वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। अगर ये तीन चीज समझ आता है तो छोड़ दो, बाकी सारी चीजें यू डोंट हैव टू नो। इंपिडेंस निकालने अगर आ गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पैरेलल में भी 1/रूट एल सी ही होता है, और ये एक रिजेक्टर सर्किट है जिसमें करंट मिनिमम हो जाता है एट रेजोनेंस। मैं लिख देता हूं, इन पैरेलल सर्किट्स current will be minimum at resonance condition. और उस करंट को और पर्टिकुलरली उस फ्रीक्वेंसी को हम इग्नोर कर देंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट। ये भी लिख लो, इट इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट। मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व किया जा सकता है। अगर मान लो ऐसा सिचुएशन आ गया, एक एलिमेंट ना हो के दो दो एलिमेंट आ गए। कभी कभी क्या होता है, मेडिकल के बुक में भी लोग पगला जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन ढाल देते हैं। शायद एक क्वेश्चन है मुझे जो जहां तक याद है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसा। अब करंट और वोल्टेज रिलेशनशिप हमसे पूछा जाए, इम्पिडेंस पूछा जाए,
तो इस पूरे सर्किट का ये एक सीरीज सर्किट है, इसका इम्पीडेंस निकालने हमको आता है, इसका इम्पीडेंस निकालने आता है, और पैरेलल में 1/z इज इक्वल टू, अगेन अब इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है ये अपने को देखना पड़ेगा। वो कैसे देखेंगे? तो जैसे हमने v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अगर ले लिया, तो इसमें करंट क्या होगा, एक नॉर्मल एलआर सर्किट को हमने डील करना सीखा है, हम उसके अकॉर्डिंग करंट निकाल लेंगे फेज के साथ, फेज एंगल के साथ। सिमिलरली इसमें भी हम करंट निकाल लेंगे फेज एंगल के साथ, और इन दोनों का फेज डिफरेंस जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका रिजल्टेंट ले लेंगे। तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वी नॉट स्क्वायर के अलावा, जैसे मैंने यहाँ किया, यहाँ पर जो हमने वी नॉट स्क्वायर को निकाल के जो बाकी के टर्म है उनको डिनोमिनेटर में कैसे लाए, अगर जो भी लेके आए वो हमारा पूरा का पूरा टर्म जेड की कॉरेस्पॉन्डिंग और जेड के जैसा बिहेव करेगा। तो ऐसा भी अगर सर्किट दे दिया, मान लो नहीं देगा वैसे, लेकिन अगर दे दिया तो वी कैन डू दिस। जब हम इस सर्किट को देख रहे हैं तो हम इस सर्किट के बारे में भूल जाएंगे, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों, ये वोल्टेज इसके क्रॉस भी है, यही वोल्टेज इसके क्रॉस भी है। तो इसको एक इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह देखेंगे, इसको एक इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह देखेंगे, और दोनों का करंट यहीं से पास करेगा, तो दोनों का सम करेंगे, साइन फंक्शन का सम होगा। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री में नहीं हो सकता है, वो वैल्यू डिपेंड करेगा कि एल आर कितना है, आर सी कितना है। मान लो संयोग ऐसा दिया कि जो I1 है, ये मान लो ये वोल्टेज का रेफरेंस, तो ये वोल्टेज का रेफरेंस है, तो ये इंडक्टर में करंट लैग करता है, तो ये 45 डिग्री से लैग कर गया, लेट्स अज्यूम ऐसा डेटा दे देंगे 45 डिग्री से लैग कर गया, और ये जो है वो 45 डिग्री से लीड कर जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा करंट का वैल्यू। अब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो डायरेक्टली दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। लेकिन ये दोनों 45 से लीड लैग करने के लिए ये डेटा पर डिपेंड करता है कि कितना कितना दिया हुआ है, और फेजर हमारे पास है, हम उसको यूज करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये सिर्फ 4-5 बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, ट्रस्ट मी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर एक आध आता है तो उसको इग्नोर मार देना, बाकी बच्चे जस्ट इग्नोर दिस। इसमें बहुत ज्यादा पकड़ बनाने में हमको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और कल तक जितना इंफॉर्मेशन दिया था, खास करके सीरीज रेजोनेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी बातें बताई थी वो इम्पोर्टेंट है, उसको हमको याद करना है। पैरेलल रेजोनेंस में सिंगल एलिमेंट के लिए जो वैल्यू बता दिया, जेड का वैल्यू, कंडीशन का कैसे क्या करेंगे, और रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, बस ये 2-3 चीज अगर याद हो तो ये पैरेलल वाला भी काम खत्म हो जाता है। और इतना बड़ा बड़ा सर्किट देगा ही नहीं देगा ये, क्योंकि इसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है ट्रांसफार्मर, इसको हमको एक्चुअली लास्ट चैप्टर में पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन वर्किंग बहुत अच्छे से उसका नहीं समझ पाते, यूज क्या है नहीं समझ पाते। और आज से बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट हुआ था एडिसन और टेस्ला के बीच में। एडिसन जो थे वो डीसी सप्लाई के फेवर में थे। डीसी सप्लाई, जो बैटरी से जो करंट आता है उसी को सप्लाई दिया जाए घर घर में, हाउस होल्ड में, ऐसा वो फेवर थे, क्योंकि उनकी कंपनी जो जनरल इलेक्ट्रिकल थी या जो भी, वो डीसी ही बनाती थी उस समय। और टेस्ला ने, निकोलस टेस्ला, उन्होंने एसी फेवर किया। बहुत दो दो खेमे में पूरा बट गया साइंटिस्ट का ग्रुप, और फाइनली टेस्ला विजयी हुए। और टेस्ला को बहुत सारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी इस बात के लिए। एडिसन रियल लाइफ में बहुत ही बेकार बंदा था, कभी तुम लोग साइंस की हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा। वैसे हम ये सब बोलना नहीं इसलिए चाहते क्योंकि एडिसन का एक बहुत
मतलब हम लोग के दिमाग में एक अच्छा छवि बना हुआ है कि 1000 बार फेल होने के बाद भी उसने इसको पॉजिटिव तरीके से लिए, बोला कि कम से कम हमको 1000 तरीके पता चल गए कि ये कैसे नहीं किया जा सकता। तो बहुत बार एडिसन का लोग एग्जाम्पल देके पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं, इसलिए। लेकिन रियल लाइफ में एडिसन वाज जस्ट सो बैड मैन। टेस्ला को उसने बड़ी परेशान किया है। फाइनली टेस्ला का विक्ट्री हुआ, और मेन जो वजह बनी वो है ट्रांसफार्मर। इसी के कारण टेस्ला के आर्गुमेंट में दम था, और एसी आज हमारे घर हाउस होल्ड के ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क ही नहीं करता। इट वर्क्स ओनली फॉर एसी। इसलिए डीसी सप्लाई में इसका यूज होता ही नहीं, और डीसी सप्लाई के लिए बहुत सारे ऐसी चैलेंजेस आते लॉन्ग टर्म में, बहुत ज्यादा उसमें कॉस्ट जाता है। ट्रांसफार्मर का वर्किंग, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होते हैं जिसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दोनों जगह होता है। एक जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे होते हैं, कोई भी पावर ग्रिड, जैसे कोई हाइडल पावर प्लांट है, कोई थर्मल पावर प्लांट है, तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वहां पर भी एक ट्रांसफार्मर होता है। और जहां पर हमको यूज करना होता है, हाउस होल्ड, गांव, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, वहां पर भी एक ट्रांसफार्मर होता है। बता सकते हो कि जनरली जहां पर पावर ग्रिड होता है वहां कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, और जहां पर हम लोग यूज कर रहे होते हैं वहां पर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है? इसका बहुत अच्छा स्टोरी है। मतलब एक तो है कि भाई ठीक है, जितने से क्वेश्चन आएगा उतना हमको जानना चाहिए, लेकिन अगर तुम इसको रियलाइज करोगे ना तो दिमाग फट जाएगा। मतलब बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन है इसका। जितने लोगों के घर में एसी लगा होगा, एसी वाला वायर देखना और जो नॉर्मल बल्ब का वायर है, थिकनेस में अंतर समझ में आता है? जहाँ पर एसी का कनेक्शन लगना होता है, या जो माइक्रोवेव जहाँ से कनेक्ट होता है, या जो हैवी अप्लाइंसेस है, इंडक्शन, चक्की, जो भी इस तरह का हैवी अप्लाइंसेस है, आयरन, वहां पर मोटा वायर लगाया जाता है। क्यों? एसी को 1.5 mm वाला वायर से क्यों नहीं कनेक्ट करते? जहां भी एसी लगता है उसका देखोगे वायर बहुत मोटा मोटा लगाया जाता है, स्विचेस उसके बड़े बड़े लगाए जाते हैं। बल्ब जैसा उसका स्विच क्यों नहीं बनाया जाता? एनीवन? सबके घर में लगा ही है। जो पंप होता है, वाटर पंप, जो पानी खींचता है, उसका भी जो प्लग सॉकेट लगता है वहाँ मोटे मोटे वायर लगाए जाते हैं। लिफ्ट का जो कनेक्शन होता है वहाँ मोटे मोटे वायर होते हैं। क्यों? इसलिए कि उसमें ज्यादा एम्पियर का करंट जाता है। जब भी वायर खरीदने जाओगे तो उस पर एक एम्पियर मेंशन्ड होता है। ये वायर का जो जैकेट होता है इस पर एम्पियर मेंशन्ड होता है। जो 1.5 mm का वायर होता है ये अप टू 4 एम्पियर तक बियर कर सकता है। एक्चुअली 4 एम्पियर इसमें होता नहीं है कभी करंट, लेकिन अप टू 4 एम्पियर ये बियर कर सकता है। लेकिन हम लोग इसको 1 एम्पियर, आधा एम्पियर, 1.5 एम्पियर तक जब यूज करना होता है तो इसको यूज करते हैं। लेकिन जैसे हमको 4 एम्पियर या इससे ज़्यादा पावर यूज करना होता है तो हम 3 mm का वायर यूज करते हैं, मोटा वायर। उस पर 12 एम्पियर लिखा रहता है। 6 mm लिफ्ट का वायर, 16 एम्पियर।
अब मार्केट में जाओगे, जो सबसे बड़ा सॉकेट है उसको 16 एम्पियर सॉकेट बोलते हैं, जो इतना बड़ा प्लग होता है 16 एम्पियर। हीटर में गीजर का जो प्लग होता है 16 एम्पियर का। बोलने का मतलब है कि जितना एम्पियर बढ़ेगा, जितना करंट का वैल्यू बढ़ेगा, उतना मोटा वायर चाहिए। अब एक नॉर्मल घर में जिसमें एक एसी लगा हो, कम से कम 5 एम्पियर का करंट तो चाहिए ही चाहिए। और मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर 5 घर है, सिर्फ 5 की बात कर रहा हूँ। इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो टोटल 25 एम्पियर का करंट तो सिर्फ 5 ही घर में चला जाएगा। और ऐसे एक शहर में, एक डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं कितने घर होंगे। तो जहां से ये करंट आ रहा होगा उसमें तो लैक्स एम्पियर का करंट फ्लो कराना पड़ेगा। तो सोचो कितना मोटा वायर बनाना पड़ेगा, उसको टांगना, उसको बैठाना, कितना मुश्किल काम। तो डीसी में यही होता। अगर डीसी सप्लाई होती तो यही करना पड़ता। छोटे छोटे पावर स्टेशंस बनाने पड़ते हर डिस्ट्रिक्ट में। जहां पर हमारा पावर हाउस है वहां पर पावर स्टेशंस बनाने पड़ते। उसके जनरेशन का भी तरीका अलग था। डीसी जनरेटर अलग तरीके से होता है, फंक्शन वही है लेकिन तरीका थोड़ा अलग होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने का एक तरीका होता है। जब हम पावर जनरेट करते हैं, पावर हमेशा V इंटू आई का मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए इसको पावर ग्रिड बोला जाता है। पावर, ऑलवेज वी थिंक अबाउट पावर। और पावर को हमको कैसे सोचना है? पावर इज V इंटू आई। अगर आई को घटाना है तो वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। मान लो हमने 500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं पर सेकेंड, 500 मेगा जूल पर सेकेंड एनर्जी, द 500 इंटू 10⁶ जूल पर सेकेंड, ये एनर्जी डेवलप की जा रही है, इसको बोलते हैं पावर। अब इसमें अगर हमने इसको 220 वोल्ट रखा, 220 वोल्ट रखा, 220 वोल्ट अगर इसे डिवाइड करोगे तो करंट कितना हैवी हो जाएगा देख लो। और इतना करंट को पास करना बहुत डेंजरस है, वायर गल जाएंगे। रेजिस्टेंस वायर का कितना भी कम हो, इतना हैवी करंट फ्लो करेगा, सब गिर जाएगा। इम्पॉसिबल है इतना करंट फ्लो कराना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि वोल्टेज को बढ़ा दिया। पावर तो हमारा जितना जनरेटर है वो तो है ही, वोल्टेज को बढ़ा दिया, वोल्टेज को 33,000 वोल्ट कर दिया। जब वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि पावर तो कांस्टेंट है। जितना हम पावर जनरेट कर रहे हैं वो तो फिक्स्ड है। अगर हम सम वोल्टेज को बढ़ा दें तो करंट कम हो जाएगा। और इस कम करंट को कैरी करना रिलेटिवली आसान है। रेजिस्टेंस लॉस कम होगा, पावर का लॉस जो है वो कम होगा। तो वोल्टेज को बढ़ाना, इसको बोलते हैं स्टेप अप। लेकिन 33,000 वोल्ट घर पर डायरेक्ट किसी अप्लायंस में दे दिया जाए, ये भी नहीं हो सकता। हमारे जितने भी हाउस होल्ड अप्लायंसेज है 220 वोल्ट पर वर्क करने के लिए बने हैं, उसको 33,000 वोल्ट दे देंगे तो कैसे चलेगा? तो ये 33,000 वोल्ट ये बिल्कुल हाई टेंशन वायर में जाता है। बड़े बड़े आयरन के जो पिंजड़ा जैसा पूरा ऊंचा ऊंचा पोल होता है उसमें ये पावर ग्रिड पर आता है। ये 11,000 में टूटता है, फिर 11,440 में टूटता है। और हमारे घर के जो नियरेस्ट ट्रांसफार्मर है उस पर 440 आता है, और वो फिर 3 फेज बनाता है। अब ये 3 फेज क्या होता है? 3 फेज सर्किट एसी का इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ता है, मैं उसको भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ये 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट ये सप्लाई में कन्वर्ट करता है, इसको 3 फेज सर्किट बोलते हैं। तो कोई भी जैसे सोसाइटी होती है उसमें 3 फेज होते हैं। कभी कभी क्या होगा, कोई एक फेज मार देगा, उस पर्टिकुलर बंदे लोग का या उन फ्लैट्स का लाइट चला जाएगा, बाकी 2 फ्लैट्स में लाइट रहेगा। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में जो भी पावर आता है उसको 3 फेज सर्किट में डिवाइड किया जाता है, और तीनों पर लगभग बराबर लोड होना चाहिए। अगर तीनों में से किसी एक पर लोड ज़्यादा हुआ तो फिर दिक्कत होता है।
लोड तीनों पर लगभग बराबर होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनका यही काम होता है कि कोई भी लोकेलिटी में पावर कनेक्शन वो कनेक्ट कर रहे हैं तो लोड जैसा है उसके अकॉर्डिंग ही वो कनेक्शन देते हैं। अगर एक फेज पर लोड बढ़ने लगेगा तो फॉल्ट की समस्या ज्यादा होगी। तीनों पर लोड लगभग बराबर होने चाहिए। तो आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ती है ये हमने थोड़ा सा आपको बताया। अगर हाई करंट हम करना पड़ता है और उसके लिए हमारे पास कोई भी और तरीका नहीं है तो ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ी। और ट्रांसफार्मर जैसा मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए वर्क कर सकता है क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बढ़ता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पिछले चैप्टर का पार्ट है। होता क्या है, कितने लोगों ने एक्चुअली ये जो मार्केट में या फिर जो रोड साइड ट्रांसफार्मर लगे हैं ये ट्रांसफार्मर नहीं, जो एक्चुअली में मतलब ये भी तो ट्रांसफार्मर एक्चुअली बाहर से दिखता है, अंदर हमको क्या नहीं दिखता है, लेकिन जैसे स्टेबलाइजर या फिर मोबाइल के अंदर चार्जर, हर एक डिवाइस में एक ट्रांसफार्मर होता है। याद रखो इस बात को। जो डिवाइस एसी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और उसके अंदर एक मदरबोर्ड या इस तरह का एक प्लेट होता है उसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता ही होता है। ऐसा कोई नहीं होगा अभी क्लास में बैठा हो जिसने ट्रांसफार्मर देखा नहीं होगा, बट जानता नहीं हो कि ये ट्रांसफार्मर है। बट ट्रांसफार्मर हर चीज के अंदर होता है। एक मोबाइल चार्जर के अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है और ट्रांसफार्मर का काम यही होता है, वोल्टेज को बढ़ाना घटाना। अगर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट को कम कर देगा, अगर वोल्टेज को घटाएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट को बड़ा कर देगा। पावर को चेंज नहीं कर सकता ट्रांसफार्मर। इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होते हैं अगर हमने लॉस को जीरो ले लिया। मैं धीरे धीरे चीजों को बताता हूँ। जैसे बड़े बड़े जो स्टेबलाइजर होते हैं या बड़े बड़े जो इन्वर्टर होते हैं, अगर उनको कभी खोल के देखने का मौका मिले या फिर कोई मैकेनिक की दुकान पर जाओगे, देखोगे इस तरह का स्लॉटेड और ये स्लॉटेड होता है। ये पूरा थिक आयरन का नहीं होता है। एक सिंगल आयरन का इतना मोटा सा ऐसा नहीं होता, ऐसे पत्ते पत्ते चिप्स जैसे बने होते हैं। ये सब एक के बाजू में एक ऐसे ज्वाइन किए होते हैं। ये सब अलग अलग हो जाएंगे ऐसा। देखे हो कभी? कितने लोगों ने रियल में ये देखा है? और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर दुकान मैकेनिक की दुकान पर ही दिख जाएगा। ये एक प्लेट उसके बाद एक प्लेट ऐसे करके बहुत सारे ज्वाइन किए जाते हैं और इसके अंदर कॉइलिंग होती है ऐसे ऐसे। किसी एक को प्राइमरी इनपुट जिधर हमको लेना है इसको प्राइमरी, और जिधर हमारा ये हमारा आउटपुट है इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स इनपुट के लिए हम लोग लिख लेंगे NP या N1। सेकेंडरी के लिए लिख लेंगे NS। अब ये आयरन कोर है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन कोर। इसका काम क्या होता है? फ्लक्स की लिंकिंग। दोनों में सेम फ्लक्स लिंक हो। याद होगा तुम लोग ने एक क्वेश्चन हमको डाउट में पूछा था, ऐसा एक ऐसा ऐसा दो कॉइल लगा हुआ है, तो इस रॉड का काम यही था ताकि दोनों से सेम मैग्नेटिक फील्ड पास हो, फ्लक्स नहीं फील्ड। तो यहाँ पर भी जो फील्ड लाइंस इस कॉइल के करंट के कारण डेवलप हो रही है, वही करंट और सॉरी वही मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ पूरी की पूरी लिंक हो, इसके लिए ये ऐसा बनाया गया है। स्लॉटेड क्यों बनाया गया है? उसके अलग रीजन है। 4 मेन लॉसेस होते हैं, इनको मिनिमाइज करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। ईडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, ये 4 लॉसेस हैं जिनके बारे में मैं अंत में बता दूंगा। तो
दो कॉइल हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो भी हमारा सप्लाई होता है, जैसे मान लो पावर जनरेशन, पावर ग्रिड, जहाँ पर पावर जनरेट हो रहा है, तो जो टरबाइन ने जनरेट किया उसको हम प्राइमरी के अंदर डाल दिए, और वो स्टेप अप, फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर NS is greater than NP. For step down transformer, NS is lesser than NP. बराबर नहीं होते। ट्रांसफार्मर क्या तो स्टेप अप करेगा या फिर स्टेप डाउन करेगा। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को घटाना। ये टर्म स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग लिखा गया है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि चूंकि पावर के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो अपने आप करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा, और अगर वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट को बढ़ना पड़ेगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है लेकिन करंट को कम कर देता है, और ये जहां पर पावर ग्रिड होते हैं वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, लगाया जाता है, ताकि वो हाई वोल्टेज में जो पावर है उसको कन्वर्ट कर दे, और हाई टेंशन वायर के थ्रू वो जहां जहां सप्लाई देना है वो चला जाता है। जब वोल्टेज, हाई वोल्टेज पर करंट जाता है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आई का वैल्यू कम होता है, तो लॉसेस कम होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है, हीटिंग इफेक्ट कम होता है। ये तो हाई करंट भेजेंगे तो आई स्क्वायर आर टी का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो हमारा हाउस होल्ड है, जैसे हमारे अमरावती में पावर हाउस है, तो पावर हाउस पर कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन। 33,000 वोल्ट को 11,000 में कन्वर्ट करेगा, और फिर 11,000 को 440 में कन्वर्ट करके जितने भी छोटे छोटे जगह हैं वहां वहां वो सप्लाई देगा। तो ये हमारा, इसका काम क्या होता है स्टेप डाउन को? इसको होता है कि भी को घटाना लेकिन करंट को बढ़ाना। क्यों बढ़ाना? क्योंकि हर घर को 5 एम्पियर करंट चाहिए। तो जब तक ये करंट बढ़ाएगा नहीं तो हर घर को 5 एम्पियर करंट कैसे मिलेगा? और शुरू से वहां पर 1 लाख एम्पियर करंट नहीं आ सकता, 1 लाख वोल्ट आ सकता है। अब वोल्ट को हमने 440 करके करंट को फिर लैक्स एम्पियर का कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया। इस तरीके से ये हमारा ट्रांसफार्मर का वर्किंग होता है। अब क्या रिलेशन है एनपी एनएस, वी इनपुट वी आउटपुट, इसमें क्या रिलेशन है? तो जैसे मैंने कहा कि जितना मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी से लिंक होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी से लिंक होगा। ये हमारा आउटपुट है, दिस इज आउटपुट। तो ई जो हमारा होता है ई इन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और ये फाई जो फ्लक्स लिंक्ड है ये प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड है, और ई आउट जो होगा ये हमारा हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हमारा सेकेंडरी से। और चूंकि मैंने कहा है कि एरिया लगभग सिमिलर कॉइलिंग होती है, तो हर टर्न का एरिया सेम है, फर्क है होगा, इसका भी उतना ही होगा, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम या ज्यादा है, इसलिए फ्लक्स में ये जो टर्म आएगा वो एनपी, उसके बाद जो भी मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा करंट के कारण, तो डी फाइव बाई, यहां पर ऐसा कर लो जैसे मैं फाइव प्राइमरी में कितना फ्लक्स हो रहा है अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, बी इंटू ए हमारा एक टर्न का एरिया हो गया, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक्ड है वो हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है क्योंकि करंट हमारा वेरिएबल है, एसी वेरिएबल होता है इसलिए बी वेरिएबल। एनपी कांस्टेंट है। जब डिफाई बाई डी करेंगे तो एरिया चेंज नहीं होगा, एनपी चेंज नहीं होगा, बी चेंज होगा। और सेकेंडरी में भी अगर हम निकालना चाहें तो उसमें एनएस मैग्नेटिक फील्ड उसमें भी सेम ही लिंक हो रहा है, एरिया उसका भी सेम ही है। जब हम रेशियो लेंगे ना ई इन और ई आउट का, तो उसमें ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। डी फाई बाई डी टी भी करेंगे तो डी बाई डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और सीधे सीधे हम लिख सकते हैं ई इनपुट डिवाइड बाई ई आउटपुट इज इक्वल टू एन प्राइमरी बाई एन सेकेंडरी। अब हमने पहले ही बताया है कि अगर
एनएस ज्यादा हो, सेकेंडरी ज्यादा हो, मतलब ई आउट ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे स्टेप अप। और अगर एनपी ज्यादा हो गया, मतलब इनपुट ज्यादा वोल्टेज है और हम आउटपुट को कम वोल्टेज पर भेज रहे हैं, तो हो गया स्टेप डाउन। बट पावर में कोई फर्क नहीं होता। पावर पी इन इज इक्वल टू पी आउट इफ लॉस इज इक्वल टू 0। पी इन इज इक्वल टू पी आउट इफ लॉस इज इक्वल टू 0। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कुछ लॉस हो रहा है, हम लॉस को 0 काउंट करते हैं। बाकी अगर इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर 80%, 60%, तो हमको मान के चलना पड़ेगा कि जितना इनपुट पावर होगा 80% ही आउटपुट आएगा। जो भी इफिशियंसी है, मैं उस पर भी दो क्वेश्चन आपको बता दूंगा। अगर वो इफिशियंसी का टर्म नहीं हुआ है क्वेश्चन में ऐड, तो इनपुट पावर आउटपुट पावर, तो तुम देखोगे इनपुट क्या है, ये हमारा होता है वी इन या ई इन लिखो, इज इक्वल टू ई आउट आई आउट। तो यहां पर एक रिलेशन हमको मिल जाएगा, ई इन बाई ई आउट इज इक्वल टू आई आउट बाई आई इन। और इसको अगर इसके साथ रिलेट कर दें, क्योंकि ई इन बाई आउट यहाँ बाई है, तो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन के लिए बस एक ही सबसे रामबाण फॉर्मूला है, और वो क्या है, ई इन बाई ई आउट इज इक्वल टू आई आउट बाई आई इन इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे, न्यूमेरिकल वाला। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा। अब इसी प्रिंसिपल पर हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। इसका क्या एडवांटेज है ये हमने बता दिया। कैसे करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कराते हैं। एक में ये प्राइमरी में हमने करंट पास किया, जो सप्लाई जहां से जनरेट हो रहा है उसको हमने प्राइमरी में डाल दिया। प्राइमरी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो इस आयरन कोर के कारण सेकेंडरी से लिंक हो गया। और ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, कोई भी फ्लक्स, कोई भी फील्ड इस आयरन कोर से बाहर नहीं जा सकता। वैसे लॉसेस होते हैं, लेकिन आइडियल सिनेरियो की बात की जाए तो सारा का सारा फील्ड इससे लिंक होता है। तो सेकेंडरी में भी मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही चेंज होगा जैसे प्राइमरी में चेंज हो रहा है। और सेकेंडरी में कोई करंट नहीं है, लेकिन फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें करंट डेवलप हो जाता है, जो हमको आउटपुट में मिलता है। और जो फ्लक्स का चेंज है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो ई आउट बाई ई इन या ई इन बाई ई आउट का एक रेशियो जो आया, यही हमको वोल्टेज को डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये तब है जब तेरे को हमारा पढ़ाया आज का? ये तब है जब हमारा इफिशियंसी 100% है, मतलब जितना इनपुट पावर आया उतना ही आउटपुट पावर। लेकिन लॉसेस तो हर जगह होते हैं। अगर मान लो इफिशियंसी हो गया 80%, तब क्या करेंगे, तब हमको ई इन बाई ई आउट को एनपी बाई एनएस ये तो करना ही है। बोलने का मतलब है कि ई इन बाई ई आउट इज इक्वल टू एनपी बाई एनएस, ये तो करना ही है। ये तो साची बच्चे, आपका माइक अनम्यूट हो रहा है और आप डिस्टर्ब लग रहे हैं। अगर इफिशियंसी मान लो 80% हो गया, तो ई इन बाई ई आउट एनपी बाई एनएस तो होगा ही, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, आई आउट बाई आई इन को डायरेक्टली यहां नहीं लिख सकते, तब कैसे करेंगे, तो पी आउट इज इक्वल टू 80% ऑफ पी इन। अब पी इन क्या होगा, तो वी इन और या फिर ई इन आई इन 80%। हाँ, 50% यूज देखो।
मम्मी के तो नेट कहाँ जाते समझते नहीं मेरे को। कोई फोन करके बताओ उसको कि पता नहीं उसका माइक बार बार कैसे ऑन हो रहा है, और साफ साफ पता चल रहा है कि कोई ना कोई वहां पर है जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। तो ई आउट क्या होगा, ये हो जाएगा ई आउट डिवाइड बाई आई आउट। तो ई आउट तो खैर हमने इस रेशियो से ही निकाल लिया है, तो यहां से हमारा आउटपुट करंट पता चल जाएगा। इफिशियंसी अगर 80% हो गई तो 80/100 का टर्म आ गया। अगर 100% होती तो ये टर्म गायब हो जाता, और ई आउट और आई आउट ई इन और आई इन की बराबर हो जाता। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है, और मैं अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे सॉल्व नहीं कराऊंगा। आपको मैं पहले एक आइडिया दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपन जब कंक्लूड करेंगे एसी को, कुछ ट्रांसफार्मर के भी क्वेश्चन में लेके आऊँगा, कुछ और सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो ये पूरा मंडे हम लोग इसको न्यूमेरिकल केवल सॉल्व करके ख़त्म करेंगे। तब तक तुम लोग ट्राई कर लेना। तो यहाँ से हमारा आउटपुट करंट कितना होगा वो निकल जाएगा। लॉसेस में थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेन 4 लॉसेस है, और इन चारों का रेमेडी भी अपने को पता होना चाहिए। जैसे पहला लॉस है कॉपर। देखो कोई भी कॉइलिंग की जाती है तो वो कॉपर वायर यूज किया जाता है। नो डाउट कॉपर जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है, रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम होता है, लेकिन ये जो टर्निंग्स होती हैं बहुत होती हैं, हजारों हजार टर्निंग्स होती हैं, तो उसके लिए वायर बहुत ज़्यादा लगता है। और वायर अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो अगर थोड़ा भी रेजिस्टेंस है और 1 किलोमीटर लंबा वायर हो गया, तो रो एल बाई ए में एल अगर बहुत बड़ा हो गया तो रेजिस्टेंस तो बढ़ ही जाएगा ना। हाई ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं, भले ही वो कितना भी प्योर मटेरियल हम लोग यूज कर लें, वो एक जगह से दूसरी जगह 200 300 400 किलोमीटर तक भी वो वायर का लेंथ हो जाता है। उतने किलोमीटर लेंथ में रेजिस्टेंस का वैल्यू तो बहुत अप्रिशिएबली बहुत हाई होगा। इसलिए बहुत सारा पावर जो है वो ट्रांसमिशन में भी लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि जितना हमने पावर ग्रिड से भेजा, हमारा जो पावर स्टेशन है, पावर हाउस है, वहां पर सेम पावर पहुंचता है। एनर्जी लॉस होती है हीट के फॉर्म में, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस हम जीरो नहीं कर सकते। उसी तरह से ट्रांसफार्मर के अंदर भी जब ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में होता है तो बहुत ज़्यादा हीट होता है, उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। इसको मिनिमाइज करना है तो अच्छे वायर यूज करने पड़ेंगे। दूसरा होता है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज क्या है? जैसा हमने कहा कि ट्रांसफार्मर में इस तरह से कॉइलिंग की जाती है और इस तरह से ये आयरन कोर लगाया जाता है ताकि जितना भी फील्ड लाइंस हो, पहले वाले से जितनी भी फील्ड बन रही हो, सब की सब लाइंस इससे लिंक्ड हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम ही हो, बी दोनों में सेम ही हो, बट ये वायरिंग क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जैसे हमने अभी जो वायरिंग बनाई है, और एक ऐसा सिचुएशन बना सकते हैं हम लोग, देखो नहीं, 3 डायमेंशन नहीं बना रहे, सोचो कुछ ऐसा है कि एक ऐसा और इसी पर दोनों कॉइलिंग, एक ऐसा वायर है और एक ऐसा वायर है, दोनों एक ही आयरन कोर पर कॉइलिंग कर दी गई है। तो इसमें फ्लक्स लीकेज का चांसेस कम है। जो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले से लिंक होगा वही दूसरे वाले से लिंक होगा। इसमें चांसेस है कि कुछ फ्लक्स लीकेज हो जाए। मतलब बेसिकली जो फ्लक्स का लीकेज होता है, कुछ लाइंस
उससे पास नहीं करी तो फ्लक्स लीकेज बोलते हैं इसको, और उसके कारण भी एनर्जी का लॉस होता है। अगर सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं होगा तो उतना फ्लक्स लिंक ही नहीं होगा, तो ईएमएफ में थोड़ा फर्क आएगा, उसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। और इसको इम्प्रूव करने के लिए बाइंडिंग टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए। जो ट्रांसफार्मर को हम लोग वाइंड करते हैं वायर की, वो अच्छी होनी चाहिए। तीसरा होता है हिस्टेरिसिस लॉस। एसी करंट क्या होता है? करंट जाना और आना, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। दिस इज व्हाट एसी इज ऑल अबाउट। अब एक आयरन कोर है, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, हमने ऑलरेडी मैग्नेटिज्म मैटर चैप्टर पढ़ा है। जब करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो मटेरियल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो डीमैग्नेटाइज हो रहा है, फिर मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो पूरा टाइम ये प्रोसेस चलता जा रहा है। तो बार बार हिस्टेरिसिस का ग्राफ अगर तुम लोग को याद हो, ये जो एरिया होता था एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम देता था, तो हम यहाँ तो वही तो कर रहे हैं। ये जो आयरन कोर जिस पर हमने कॉइलिंग की है, ये भी तो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और बार बार करंट एक डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, तो बार बार ये मैग्नेटाइज भी हो रहा है, डीमैग्नेटाइज भी हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन लगातार चले जा रहा है, तो उसमें तो लॉस होगा। इसको कम करने के लिए हम लोग स्लॉटेड और इसके ऊपर स्लॉटेड यूज करते हैं। ये जो एक पूरा सिंगल मटेरियल, सिंगल आयरन कोर नहीं होता, बहुत सारी चिप्स होती हैं, उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसा रखा जाता है, ताकि हमारा हिस्टेरिसिस लॉस कम हो। और लास्ट में है ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस क्या है? तो ईडी करंट हमको पता है कि जब भी कोई मेटल प्लेट पर फ्लक्स चेंज होते हैं तो छोटे छोटे आर्बिट्ररी रूप्स में करंट फ्लो करने लगता है। अब चूंकि वेरिएबल करंट है ऐसी, तो फ्लक्स तो चेंज हो ही रहा है, और अगर हमने पूरा सॉलिड आयरन रख दिया, बहुत ज्यादा सरफेस मिलेगा ईडी करंट्स के डेवलपमेंट के लिए, और जितना ज्यादा ईडी करंट होगा उतनी ही ज्यादा डैम्पिंग होगी, उतना ही ज्यादा हीटिंग होगा, और पूरा का पूरा जो एनर्जी हमारा लॉस हो जाएगा हीट के फॉर्म में। तो दो काम करते हैं, एक तो ये चिप्स वाले आयरन प्लेट्स लगाते हैं, पूरा एक सॉलिड आयरन नहीं होता, चिप्स होते हैं, और इनके ऊपर एक कोटिंग होती है ताकि ईडी करंट सरफेस पर मिनिमाइज किया जा सके। इनेमल कोटिंग की जाती है, मतलब एक दूसरे से ये कनेक्टेड है लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते। जैसे बहुत सारे कॉपर वायर फैन में, फैन का अंदर का कॉइलिंग देखे हो? कितने लोगों ने फैन के अंदर की कॉइलिंग देखी है? ये जो कॉइलिंग में जो वायर यूज होता है वो वायर देखा है? वायर देखे हो जो फैन के अंदर कॉइलिंग होती है उसका? वो देखने में बिल्कुल कॉपर जैसा होता है, लेकिन वो कॉपर का वायर हो, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, पतली सी कोटिंग। मतलब अगर दो वायर को ऐसे बगल बगल में भी रख दिया जाए तो ये शॉर्ट नहीं होंगे, एक लेयर होता है कोटिंग। जब इनको ज्वाइन करना होता है तो इसको पहले रेजर ब्लेड से उसको ऐसे उस कोटिंग को हटा के तब उसको कनेक्ट करना होता है। वैसे ही ये जो सारे चिप्स जैसे दिख रहे हैं, इन सब के ऊपर कोटिंग होती है, मतलब ये आपस में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। और कोटिंग करने से क्या होता है कि हमारा ईडी करंट्स का सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाता है, लेकिन मिनिमाइज होता है, तो ईडी करंट का लॉस कम हो जाता है। तो चार मेन लॉसेस हैं, और एक ट्रांसफार्मर कभी भी 100% इफिशियंट नहीं हो सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा, एग्जाम में दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। 100% इफिशियंट कुछ भी नहीं बोला है, मतलब 100% इफिशियंट है। इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर है। वोल्टेज का रेशियो, ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो जो NP/NS होता है उसका रेशियो होता है, ये ऑलवेज ट्रू है। करंट का जो रेशियो है वो सेम फार्मूला लेगा या नहीं लेगा, वो इफिशियंसी पर बात आती है। अगर 100% इफिशियंट है तो जो फार्मूला हमने पहले लिख दिया तीनों को एक साथ, ये वाला, चुपचाप ये फार्मूला यूज करो और आंसर आएगा, क्वेश्चन हो जाएगा।
लेकिन अगर मान लो इफिशियंसी की बात आ गई, तब फिर करंट के लिए रिलेशन करना, तब ये ई आउट आई आउट इज इक्वल टू ई इन आई इन करंट इफिशियंसी, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको आज बताई गई है, यू कैन इजिली फाइंड दिस। एक ट्राई योरसेल्फ मेरे को याद आ रहा है, शायद तुम लोग के मॉड्यूल में है ट्राई योरसेल्फ, जिसमें ट्रांसफार्मर के कम से कम 10-12 क्वेश्चन एक के बाद एक लगातार दिए हुए हैं। उसमें इफिशियंसी वाला भी क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन भी है। तो तुम लोग एक बार अगर उस ट्राई योरसेल्फ या एक्सरसाइज, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बहुत दिन हो गया देखिए, तो उसको अगर सॉल्व करोगे तो मेरा जितना भी बात है वो सब कनेक्ट हो जाएगा और वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बावजूद इसके अगर कुछ नहीं होता है तो विल डिस्कस दिस। हाँ बोलो। सर ट्रांसफार्मर डीसी करंट के लिए क्यों नहीं यूज हो सकता? म्यूचुअल इंडक्शन में d∅dt हमको चाहिए होगा, और 5 फ्लक्स का चेंज डीसी में कैसे होगा बताओ तो मेरे। फ्लक्स तो नंबर ऑफ कांस्टेंट रहेगा ना, है? नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है ना दोनों में। तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा ना, अलग अलग होगा। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है ना भैया। अच्छा हाँ। जब कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा कैसे? इंडक्शन बात ही आता है वेरिएबल करंट के लिए, LdI/dt, MdI/dt। अगर हम करंट को ही कांस्टेंट कर दें तो भले फ्लक्स कम हो ज्यादा हो, वर्क कैसे होगा? जितने भी हमारे मोबाइल के अंदर वो जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेप डाउन। एसी हमको मिलता है 220 वोल्ट, डायरेक्ट हम एसी में खोस देते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? 220 को पहले 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। हर एडेप्टर जो हम मोबाइल चार्ज करते हैं ऊपर देखोगे लिखा है 5 वोल्ट, आउटपुट 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 5 वोल्ट 1 एम्पियर। तो ये 5 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है तो 5 वोल्ट कैसे हुआ? अंदर में ट्रांसफार्मर है छोटा सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और 220 को पहले 5 में कन्वर्ट कर रहा है, और उसके बाद उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। उसके लिए रेक्टिफायर सर्किट यूज किया जाता है, डायोड, 4 ब्रिज रेक्टिफायर। हम लोग ये सब पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। रेक्टिफायर सर्किट पढ़ना है कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जो हमारा एडेप्टर होता है उसके अंदर का सर्किट इतना सिंपल होता है कि उसका जो कंपोनेंट है वो 40 रुपए में मार्केट में अगर सिंगल पीस बनाना हो तो 40 रुपए में मिल जाएगा। अगर उसका तुमको मैन्युफैक्चरिंग खोलना हो तब तो तुम 10-15 रुपए में एक चार्जर बना सकते हो मोबाइल का। लेकिन वही चार्जर थोड़ा अच्छा ब्रांड हो गया, 200, 300, 400 चार्ज करते हैं। एक अच्छा सा केसिंग लगा दिया, एप्पल लोगो लग गया, तब तो 1,500 का वो चार्जर बिकने लगेगा, जबकि अंदर कुछ नहीं होता सिवाय एक ट्रांसफार्मर, एक रेक्टिफायर सर्किट के। अब चूंकि ये सब चीजें चैप्टर में नहीं है, बट जैसा मैंने कहा ना कि मेरे हम इंजीनियर है सर्टिफाइड, हमको चीजें देखनी आती है, हमने चीजें हाथ से की हुई है, और ये सब इलेक्ट्रिकल का पार्ट तो मेरे को इतना फेवरेट है, हमने इतना कुछ हाथ से किया हुआ है कि मेरे को ये सब कुछ दिखता है अंदर क्या है कैसे है। तो बताने बताने बहुत सारी बातें मैं ऐसा बता देता हूँ जो कि तुम लोग को सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई मतलब नहीं। ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्लाइसेस इसका तुम देख सकते हो, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा। कोई भी पुराना चार्जर हो, खराब हो गया हो, उसको तोड़ के देखोगे, यू कैन सी छोटा सा ट्रांसफार्मर है बीच में ऐसा लपेटा हुआ है, इस टाइप का, ये ऐसा टाइप का ट्रांसफार्मर, एक ही बीच में दोनों वायर लगे हुए हैं। और ये जो वायर होते हैं वो कोटेड होते हैं। ये सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। तो खैर एक और क्लास, और उसके पहले मैं एक थोड़ा अच्छा लेवल का शीट एसी का शेयर करूंगा जिस पर सीरियस कुछ टॉक हो, सीरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर हम लोग काम करें, क्योंकि मेडिकल वाले जितने भी क्वेश्चन है वो एक एक 2-2 लाइन के होते हैं। इसलिए अभी के लिए तुम लोग कम से कम ये ट्राई और सेल्फ और सॉल्व एग्जाम्पल जो ट्रांसफार्मर रिलेटेड है वो तो कर ही लेना, और मैं एक शीट एसी का शेयर करूंगा आजकल में, जिसको मंडे डिस्कस करेंगे हम लोग, और मंडे इस चैप्टर को फाइनली ओवर कर देंगे।
जो भी तुम लोग का छोटा मोटा जो भी डाउट है वो उस दिन करके खत्म करते हैं। फिर उसके बाद ईएम वेव्स। वेंसडे को आपका टेस्ट होगा, और अगर ईएम वेव्स नहीं होता है, जो कि लग रहा है मुझे नहीं होगा, एक मंडे को क्लास होगी, उसके बाद ट्यूसडे क्लास है नहीं, तो अप टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, पूरा शुरू से लेके अभी तक का टेस्ट होगा। इलेक्ट्रोस्टैट से एसी, ये पूरा मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक तरीके से पूरा सिर्फ ईएम वेव्स रह जाएगा। अब उसको 2-3 क्लास का चैप्टर है, उसके लिए अगर रुकेंगे तो फिर और 15 दिन डिले हो जाएगा। इसलिए ईएम वेव्स रहने देते हैं, एसी तक पूरा आएगा। अगर लगा तो हम 2 पार्ट में इस टेस्ट को कर देंगे, लेकिन ये इस बार का टेस्ट का सिलेबस है फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टिल एसी, कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वेडनेसडे को ऑफलाइन टेस्ट होगा, उसमें ये आने वाला है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने, और तुम लोग का भी AITS बहुत दूर है। तुम लोग ईएम वेव्स कंप्लीट करके तुरंत ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। That's all for today.